बच्चों, आज कल सारे विद्यालयों यानी बिहार के सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में मूल्यांकन शुरू हो चुका है और वहाँ पे आज पहला दिन है यानी 18 सितंबर को 2 सेशन का 2 पालियों में आपकी परीक्षा आयोजित हुई। पहली में आपने पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक अध्ययन दिया या फिर दूसरे में 6 to 8 की बात करें तो आपने विज्ञान की परीक्षा दी। अब आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके संबंध में भी आपको रूटीन पहले से अवगत हैं। कल जो परीक्षा होनी है वो राष्ट्रभाषा हिंदी की होगी, जो कि उर्दू भाषी बच्चे बच्चियों की परीक्षा होनी है। उसी के संबंध के कड़ी में मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी अपने YouTube चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, और हमारे साथ हैं मोहम्मद शादाब अंसारी। आज हम करने वाले हैं यानी कक्षा 4 कोपल भाग 2 के पुनरावृत्ति अभ्यास जो हमने पढ़ा है उतने तक। ठीक है, तैयार हैं आप? थोड़ा सी इस पे चर्चा करते हैं ताकि हमारे दर्शकों को इस संबंध में जानकारी मिल जाएगी और उस पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या कल की परीक्षा में जो बैठने वाले हैं वो भी अवगत हो जाएंगे। ठीक है, ये चौथी कक्षा की हिंदी यानी कोपल जो है उसके संबंध में सभी प्रश्नोत्तरी और पाठ से संबंधित हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये उर्दू भाषी बच्चे जो होते हैं वो 6ठी क्लास में इनको आवश्यकता होती है कोपल की पढ़ने की। तो इस संबंध में हमने वीडियो सोचा कि आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आप भी इससे अवगत हो जाएंगे, जानकारी हो जाएगी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये अर्धवार्षिक परीक्षा है यानी हाफ ईयरली एग्जाम के तहत जितने भी पाठ सूची को देखें अगर तो टोटल यानी कुल जो संख्या है वो 21 है। कुल पाठ की संख्या 21 है, यानी आप अंदाजा लगा लें कि 10 या 11 के आसपास परीक्षा में पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यही होता है अमूमन अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में। वार्षिक परीक्षा जब होगी तो आपको पूरी पुस्तक से, पूरी किताब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लगभग 10 से 11 पाठ तक का रिवीजन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, जिससे आप बखूबी तौर पे अवगत हो जाएं और आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो पहले पाठ से शुरू करते हैं। पाठ का नाम है याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है कविता के संबंध में आपको मालूम है, ये कविता राम नरेश त्रिपाठी की लिखी हुई है। ठीक है, और इस कविता के माध्यम से वो बताते हैं कि सुबह के समय हर कोई अपने काम में लग जाता है और चिड़िया गाना शुरू कर देती है। जो किसान होते हैं वो सुबह जगकर अपने हल लेके खेत की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और सभी कामकाज में लग जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा है कि ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है। ये सभी चीज़ें कब होती है? सुबह में होती है, जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। सही है, तो इस संबंध में अगर कविता के इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये होता है कि अपनी याद से याद तुम्हारी आती है कविता की 8 पंक्तियां लिखिए, 5 पंक्तियां लिखिए या 6 पंक्तियां लिखिए। तो आप कविता याद कर लीजिएगा और इसकी कुछ पंक्तियां आपको याद रहेगी तो आप लिख पाइएगा। याद दे देता है कि आपके पाठ के संबंध में राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौन सी है, अपनी याद से लिखिए। ये भी हो सकता है प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया जाता है ताकि बच्चे उसको खोजें और समझें, तब पढ़े हुए बच्चे उसको याद कर लें। दूसरे पाठ का नाम है 4 मित्र। दूसरे पाठ का नाम क्या है? 4 मित्र। 4 मित्र में 4 दोस्तों के बारे में बात की गई है। अब शादाब बताएं कौन कौन से मित्र होते हैं शादाब? चूहा, हिरण, काला कलूटा कौवा और कछुआ। इन्होंने बताया कि 4 मित्र होते हैं, चूहा, कछुआ, काला कलूटा कौवा जो काला होता है, कौवा और हिरण। ठीक है, ये 4 मित्र होते हैं, चूहा, कछुआ, हिरण और कौवा। तो पहले इसमें हिरण को शिकारी ने पकड़ा होता है, उसको उसका पता लगाने के लिए फिर चूहा जाके जाल को कुतर देता है और फिर वहाँ जब कछुए को पकड़ता है तो वो फुदक के धीरे धीरे चलने की वजह से वो पकड़ा जाता है और वो जाल में उसको कैद कर लेता है फंदे में। उसके बाद चूहा फिर वहाँ बचाता है और फिर इसके बाद तीनों के दोस्तों की चालाकी और सूझबूझ से फिर वो भी आज़ाद कर दिया जाता है और सभी एक जगह से दूसरी जगह अपने जगह पे चले जाते हैं। शिकारी हाथ मलते रह जाता है। तो इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न आते हैं अमूमन ये रहते हैं कि कौवे को हिरण न दिखाई देता तो क्या होता? आप बताएं, कौवे को अगर हिरण न दिखाई देता तो क्या होता? कौवे को हिरण न दिखाई देता तो तीनों दोस्त बहुत परेशान हो
अपने साथ ले जाता। अपने साथ ले ठीक है। जाता। चारों मित्र मिलकर क्या करते होंगे, अपनी कल्पना कीजिए, यानी सोचिए कि चारों मित्र मिलकर क्या करते होंगे। चारों मित्र मिलकर बातचीत या ठीक है, अपनी राय किसी चीज पे अपनी राय देते होंगे, हंसी मजाक करते होंगे, चारों मित्र मिलकर अपनी दुख व्यथा गाते होंगे। तीसरा जो पार्ट है वो है घर प्यारा। अब ये जो घर प्यारा है इसके संबंध में आपको बता दें, ये कविता है और दिव्य रमेश की लिखी हुई एक कविता है। घर प्यारा में बताया गया है कि इस घर में जिसमें हम निवास करते हैं, रहते हैं, वो सिर्फ मेरा ही नहीं होता है, बल्कि जितने भी उसमें जीव जंतु कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उन सबका भी घर कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ जीव जंतुओं के बारे में नाम लिया गया है। किन किन का नाम है? मच्छर, तेजट्टा, फिर छिपकली, चींटी और मकड़ी और चूहा। चूहा, हाँ, ये सब चीजों के नाम दिए गए हैं। कविता के अनुसार घर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, तो आप ये नाम लिख दीजिएगा। चूहे घर में क्या कर रहे हैं, तो चूहे क्या करते हैं? चूहे घर में पूरा खेल रहे हैं। हाँ। पक्षी किसकी तरह लड़ रहे हैं? पक्षी दीदी और भाई बहनों की तरह लड़ रहे हैं। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि चींटियां कतार बांधकर कहाँ जाती होंगी? चींटियां कतार बांधकर अनाज के तलाश में जाती होंगी। ठीक है। छिपकली गश्त क्यों लगा रही होंगी? छिपकली गश्त इसलिए लगा रही होगी क्योंकि वह कीड़े मकोड़े खाने के लिए। एक और अच्छा प्रश्न है, तिलचट्टे घर में कहाँ रहते होंगे? तिलचट्टे घर में नाली या गंदगी के जगह पे रहते होंगे। ठीक है, तो शायद आप अच्छे प्रश्न, सभी प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। पक्षी किस चीज पर झपट रहे होंगे? पक्षी खाने के चीज पर झपट रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पाठ से संबंधित आते हैं। अगला जो पाठ है वो चौथा है, 4, बिल्ली का पंजा। बिल्ली के पंजे में कुछ मित्रों के बारे में बात की गई है कि क्या क्या नाम होता है उसमें? लीलाधर, गंगाधर, मुकेश, संजय। यानी 4 मित्र होते हैं, लीलाधर, गंगाधर, मुकेश और संजय या मुकेश। तो ये संजय और मुकेश, ये 4 मित्र होते हैं। इस कहानी में बताया गया है बिल्ली के पंजे में कि चारों मित्रों ने एक बार मिलकर एक व्यापार करने की सोची, तो रुई का व्यापार करना शुरू किया। व्यापार करने के क्रम में एक बिल्ली, उन्होंने गोदाम में चूहों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। चूहों को रोकने के लिए एक बिल्ली पालने की योजना बनी, सबकी सहमति से। कुछ ने वो अपने अपना उपाय दिया, लेकिन आखिरकार ये योजना बनी कि बिल्ली रखना उचित होगा ताकि वो चूहों को मार देगी और फिर गोदाम में रुई अच्छी तरीके से हिफाजत से रह जाएंगे। लेकिन और धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया, बिल्ली के एक पंजे में क्या हो गया? खाज यानी खुजली हो गई। अब इस वजह से वो परेशान रहने लगी। उस खाज को ठीक करने के लिए गंगाधर ने उस पे मरहम पट्टी कर दी। ठीक है, और अचानक क्या हुआ, वो बिल्ली उछल कूद करने की फितरत है उसकी, वो एक दिए से, चिराग से, यानी दीपक जो जल रहा था उससे टकराई और वो उसके पंजे में जो लगे हुए बंधे हुए मरहम पट्टी थी उससे लगते हुए सारे रुई के गोदाम में आग लग गई। अब इस वजह से चारों में विवाद हो जाता है, 3 एक तरफ और एक जिसके गंगाधर को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ही सारी इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से फिर पंचायत तक बात पहुंचती है और वहां पे जाके मामला सुलह होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो ये कहानी है। इसके संबंध में आप कुछ प्रश्न है वो भी आप बता दें। चारों मित्रों ने बिल्ली क्यों पाली? चारों मित्रों ने बिल्ली इसलिए पाली कि उनके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे थे। चारों मित्र पंचायत में क्यों पहुँचे? चारों मित्र पंचायत में इसलिए पहुँचे कि उनको ये पता करना था कि रुई का भरपाई कौन करेगा। यानी वो ये बात पे इल्जाम लगा रहे थे कि रुई का दरअसल भरपाई गंगाधर को ही करना चाहिए, क्योंकि इसी के चारों पंजे जो बिल्ली के लगाए गए थे हिस्सों में, ये इसी के पंजे से खाज होने की वजह से उसके आग लगी। तीनों मित्रों को नुकसान की भरपाई क्यों करनी पड़ी? तीनों मित्रों को नुकसान की भरपाई इसलिए करनी पड़ी कि पंचों ने कहा कि बिल्ली एक पंजे से नहीं भाग सकती, तीनों पंजे उसे लेकर भागे, इसलिए ये गंगाधर दोषी नहीं है, तुम तीनों को भरपाई करनी पड़ेगी। यानी बिल्ली अगर भाग रही थी तो एक पंजे से तो भागेगी नहीं, सभी पंजों की मदद उसने दी। इस बिना पे, इस वजह से उसको
तीनों मित्रों को भरपाई करने के लिए पंचायत ने फैसला सुनाया। अब अगला है 5वां भाग भट्टरी। इसमें बादल के उमड़ने आने और बारिश बरसने से संबंधित है। इसमें सिर्फ पाठ से संबंधित पढ़ने के लिए इसमें कोई प्रश्न उत्तर नहीं दिया गया है। छठा है शेर को सवा शेर। ठीक है, तो शेर को सवा शेर में किसके बारे में बात की गई है? शेर के सवा शेर में 3 भाइयों यानी गपोड़ी रहते हैं और एक राजकुमार रहता है। गपोड़ी के संबंध में बताया गया कि जो बहुत ज्यादा गप हाँकता हो यानी फालतू बातें करने वाला, उसको गपोड़ी का शब्द दिया गया है। और इसके अलावा इसमें कहा गया है कि एक राजकुमार होते हैं जिसको बेवकूफ बनाने के लिए गपोड़ी भाई जो हैं उन्हें धोखा देने के लिए सोचते हैं। ठीक है, लेकिन आखिरकार क्या होता है कि राजकुमार की सूझबूझ के बिना पे वो गपोड़ी की चाल नहीं चलती है और आखिर में ये तय होता है कि राजकुमार उन्हें डराता है कि मैं किस एक जगह का राजकुमार हूँ और जिस जगह का राजकुमार हूँ वहाँ पे 3 गपोड़ी भाई वहाँ से भागे हुए हैं, उन्हीं की तलाश करने के लिए मैं घूम रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम तीनों गपोड़ी भाई ही वो हो जिसे सजा दी जा सकती है। आखिरकार तीनों गलती अपनी माफ़ी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं। तो बताइए अब इसमें कुछ शब्द हैं जो बहुत बोलता हो, वाचाल, जो बहुत कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। ठीक है, जो मांस खाता हो, जो चित्र बनाता हो और जो सच बोलता हो, सत्यवादी। बहुत अच्छा। चलिए अब गलत और सही और गलत का निशान लगाना है। पेड़ पे मछलियां घोंसले में रहती थीं। अच्छा, इन्हें गप हाँकना है और गप हाँकने के क्रम में जो सही हो वो बताना है। ठीक है, समझने में परेशानी हुई। पेड़ पर मछलियां घोंसले में रहती थी, ये गप माना जाएगा, सही है। कुत्ता ने गेंद को मुंह में दबा दिया, गलत है, ये गप नहीं हो सकता। कछुआ तालाब में अंडे उबालता था, ये गप हाँकना हुआ। समुद्र के अंदर रंग बिरंगे पौधे थे, ठीक है। और चूहा हाथी के सूंड से अंदर घुसा और पूंछ से बाहर निकला, सही है, ये भी एक गप हो सकता है। चींटी ने हाथी को उठाकर पटक दिया, तो इस तरीके से ये कुछ प्रश्न हैं। इसके अलावा गप मारने वाले को क्या कहते हैं? गप मारने वाले को गपोड़ी कहते हैं। सराय किसे कहते हैं? सराय और घर में क्या अंतर होता है? सराय में बहुत से लोग रहते हैं और घर में हमारे परिवार तथा हम लोग जहाँ निवास करते हैं अपने परिवार के संबंध में वो उसे घर कहते हैं। सराय में किसी भी आदमी के जरिए वहाँ ठहरने का काम किया जाता है, ठीक है, और किराए पे भी कमरे उपलब्ध होते हैं। इस कहानी में सवा शेर कौन है? इस कहानी में सवा शेर राजकुमार है। राजकुमार है, क्योंकि आखिरकार जीत उसी की होती है। तीनों भाइयों ने राजकुमार के सामान को हथियाने की क्या योजना बनाई? तीनों भाइयों ने राजकुमार के सामान को हथियाने के लिए गप मारने की योजना बनाई। ताड़ का पेड़ कितना ऊंचा होता है? होगा ताड़ का पेड़ 100 मील ऊंचा होता होगा। अब कुछ विपरीत अर्थ वाले यानी विपरीतार्थक शब्द पे मिलान करना है। जैसे विश्वास का क्या हो सकता है? अविश्वास। गुरु शिष्य, हार सहमति, निराशा, बहादुर, कायर हो सकता है, डरपोक हो सकता है। चलिए अब हम अगले पार्ट में सीखो, पार्ट नंबर 7 है। सीखो दरअसल श्रीधर पाठक की लिखी हुई कविता है। श्रीधर पाठक, याद रखिएगा चूंकि कविता के कवि भी कई बार पूछता है। श्रीधर पाठक की लिखी हुई कविता है। सीखो कविता के माध्यम से बताया गया कि हमारे आसपास वातावरण में जितनी चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो फल फूल हो, वृक्ष हो या और भी मनुष्य हैं, या दीपक से भी सीखने की बात की गई है, जल धारा यानी पानी की धारा से भी सीखने की बात की गई है, पृथ्वी, धुएं, लता और पेड़ों, इन तमाम सूरज की किरणों से बात की गई है। यानी हम उससे कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में उन तमाम चीज़ों को लाके और अच्छा से अच्छा उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर होना चाहिए, चलना चाहिए। तो श्रीधर पाठक की ये लिखी हुई कविता सीखो है, ठीक है। तो इस कविता का भी कुछ पंक्तियां आ सकती है परीक्षा में कि आपने याद से 8 पंक्तियां, 6 पंक्तियां, 4 पंक्तियां लिखी, तो इसको भी देख लीजिएगा ना।
इसके भी हमारे जो बच्चे हैं, तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी देखेंगे। आप कैसे सीखते हैं? हम बोल हम बोलकर और पढ़कर सीखते हैं। चलिए, किसी भी पुस्तक के माध्यम से बोल के या अपने बड़े से लोगों को बोल के सीख के? हम देख कर सीखते हैं। बस देख के ही सीख लेते हो, ठीक है। अनुसरण करके, नकल करके, अपने लोग बड़े लोगों को देख के या पुस्तक के माध्यम से कोई चीजें पढ़ के या उसका अभ्यास करके सीखते हैं। जब वो आप कोई नई बात सीखते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब हम नई बात सीखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आपको कौन कौन सा काम सीखने में मजा आता है? मुझे नए काम सीखने में मजा आता है। हमें जगने और जगाने की सीख किससे मिलती है? हमें जगने और जगाने की सूरज से मिलती है। ठीक है। दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? दीपक से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा परेशानियों को दूर करने की क्षमता होनी चाहिए। पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है? पृथ्वी से हमें ये सीख मिलती है कि प्राणी की सच्ची सेवा करना, मतलब किसी की सच्ची सेवा करना। चलिए, अब हमारा अगला पार्ट है 8, सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है। सुनीता की पहिया कुर्सी के संबंध में इसमें बातें की गई है कि एक अमित नाम का बच्चा होता है और यहाँ सुनीता जो है वो एक अपाहिज लड़की है जो आम बच्चों की तरह चल फिर नहीं सकती है। लेकिन जब उसको ये इस बात का एहसास होता है तो बहुत दुख पहुंचता है और वो अपने दोस्त, एक उसका दोस्त बन जाता है जिसका नाम अमित होता है। उसे अपनी बातें शेयर करती है, साझा करने लगती है। इस कविता में बताया गया है कि सुनीता रोज की तरह ही अपने बिस्तर से उठती है। उसके बाद उसकी माँ जो है बाजार से चीनी लाने के लिए बोलती है, 1 किलो चीनी लाने के लिए। जब वो बच्ची बाजार जाती है तो वहाँ पे जाने के बाद दुकानदार से जब पैसे लेने के बाद चीनी ली तो चीनी का जो थैला था दुकानदार ने उसकी गोद में डाल दिया। ठीक है। तो गोद में डाल दिया तो उसके नाराज हुई, परेशान हुई इस बात को लेके। ठीक है। इसी के संबंध में ये और उसका एक दोस्त बन जाता है अमित। ठीक है। और चलिए, कुछ प्रश्न है इसमें। सुनीता बहुत खुश क्यों थी? सुनीता बहुत खुश इसलिए थी कि उसको पहली बार अकेले बाजार जाना था। माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने के लिए कहा? माँ ने सुनीता को बाजार से 1 किलो चीनी लाने के लिए कहा। सुनीता को दुकानदार की कौन सी बात बुरी लगी और क्यों? सुनीता को दुकानदार की ये बात बुरी लगी इसलिए कि सुनीता ने जब चीनी लेने के लिए हाथ बढ़ाया था तभी इस दुकानदार ने चीनी की थैली उसके गोद में रख दी, इसलिए सुनीता को बहुत बुरा लगा। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? सुनीता को वो लोग इसलिए गौर से देख रहे थे कि वह बचपन ही से अपाहिज थे और वह चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसमें और कुछ खास तो है नहीं ऐसा जिसको आपको बताएं। ठीक है। इसके बाद अगले पाठ की बात करें तो हमारा आहार है, जिसकी पाठ्य पुस्तक समिति इसके कोई कवि नहीं है। क्योंकि ये कविता जो है जिन्होंने इस किताब को बनाया है पाठ्य पुस्तक समिति इकाई ने, उसी के माध्यम से यह हमारा आहार बनाया गया है। हमारा आहार में बताया गया कि एक संतुलित आहार हमें लेनी चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, जिसमें हरे सब्जियों का प्रमुख यानी महत्व बहुत ज़्यादा है, महत्व है। ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। ताकि हमारा और खूब पानी पीने की आदत डालनी चाहिए इसके बारे में, ताकि हमारा पाचन क्रिया और हमारा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे और हम अपने काम नियमित रूप से करते रहें। ठीक है। तो हमारा आहार के संबंध में यही बताया गया। अब आप कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमारा आहार, आहार का क्या अर्थ होता है? आहार का भोजन अर्थ होता है। चलिए, आज ये तो ऐसे प्रश्न तो अमूमन नहीं पूछे जाते हैं। आपके यहाँ कौन कौन सी सब्जी की खेती की जाती है? हमारे यहाँ आलू, प्याज, अन्य सब्जी की खेती होती है। ठीक है। आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, ठीक है, इस तरह की सब्जियों की खेती होती है। चलिए, अब समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। आहार क्या होता है? आहार भोजन। ठीक है। सब्जी, तरकारी। व्यवहार, उपयोग। वैध हकीम। और है हरदम।
ठीक है, चलिए अब हम 10वें पाठ में हैं, इसके बाद एक और पाठ हम देखेंगे। ठीक है, 3 बुद्धिमान। इसमें 3 बुद्धिमान के बारे में बात की गई, जिसका नाम है गोपी, हरि और देव। ये तीनों मित्र काम की तलाश में जयपुर नगर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे महाराजा जयपुर के राजा के दरबार में ये काम तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन रास्ते में जाते जाते वहाँ पे एक व्यापारी इनको पकड़ लेता है और वो कहता है कि ऊँट की चोरी तुम ही ने की है। चूंकि उसकी कुछ निशानियां बताते हैं और उस बिना पे कहता है कि ऊँट की चोरी तुम लोगों ने ही की है, तुमने इस और ये राजा के दरबार में वो लेके जाता है। यही तो चाह रहे थे गोपी, हरि और देव। वहां जाने के बाद इन्होंने अपनी सारी बातें की, राजा बहुत खुश हुआ और इन्हें किस पद से पे आसीन कर दिया? मंत्री। ठीक है, मंत्री पद पे नियुक्त करता है। तो आइए अब कुछ इससे संबंधित पाठ के संबंध में कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पाठ है, गोपी, हरि और देव किस गांव के निवासी थे और कहां जा रहे थे? गोपी, हरि और देव नगहदा गांव के निवासी थे और वो काम की तलाश में जयपुर के राजा के पास जा रहे थे। राज दरबार क्या होता है? वहाँ क्या क्या होता होगा? राज दरबार राजा का महल होता है, उसमें महामंत्री, मंत्री, राजा और राजकुमार और राजकुमारी रहती हैं। तीनों ने ऊँट की क्या क्या विशेषताएं बताया था? कहने के पीछे उनका क्या कारण था? ऊँट की विशेषता क्या बताया उन लोगों ने? ऊँट की विशेषता ये बताया कि हरि ने बताया कि ऊँट दाईं आंख से अंधा है, क्योंकि वह बाईं ओर के पत्तों को खाया और दाईं ओर पत्तों को छुआ तक नहीं। उसके बाद दूसरे मित्र ने क्या बताया फिर? देव ने बताया कि ये ऊँट की पूंछ छोटी है कि इसलिए, क्योंकि उसके पीठ पर मक्खी थे और छोटे छोटे घाव थे, इसलिए वह मक्खियों को नहीं हटा सकता था। और कौन था? हरि, देव, गोपी, हरि और देव। गोपी ने बताया कि ये ऊँट एक पैर से लग रहा है, क्योंकि इस जमीन पर तीन पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। ठीक है, चलिए, राजा ने तीनों मित्रों को बुद्धिमान माना, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, मैं इससे सहमत है, क्योंकि उन्होंने बिना ऊँट को देखे उसका विशेषता बता दिया। ठीक है। व्यापारी तीनों मित्रों को लेकर राज दरबार क्यों गया? व्यापारी तीनों मित्रों को राज दरबार इसलिए लेके गया कि उसको शक था कि इन्हीं तीनों ने मेरा ऊँट चुराया है। ठीक है, अब चलिए आखिरी कड़ी में हम हैं 11वें पाठ, यानी 11 जो पाठ है टेसू राजा। ये रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई एक कविता है। रामधारी सिंह दिनकर हम सभी जानते हैं कि उनको राष्ट्र कवि, हिंदी का राष्ट्रीय कवि कहा गया और बिहार के ही से संबंध रखते थे। तो ये टेसू राजा के संबंध में है कि एक माँ से बेटे की जिद के संबंध में है कि वो अपनी माँ से किस तरह की जिद करता है। किस तरह की जिद करता है अपनी माँ से? कि उसको दही बड़े खाना है, तो माँ ने दही बड़े बताया कि ऐसे बनता है और उसमें बहुत कठिनाई है। तो आप अगर परीक्षा में आए कि टेसू राजा कविता के कवि कौन है? टेसू राजा के कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब है आखिरी, हम ताकि इसमें भी चर्चा कर लें जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नहीं। अब आखिरी में है 12 ऐसे थे बापू। ऐसे थे बापू में 2 कहानियां दी गई हैं। एक तो दी गई काका कालेलकर के संबंध में, जो मुंबई में एक सभा में गए होते हैं और वहां पे पेश होती है। दूसरी कहानी है बच्चों से मिलने की, जब भारत के राष्ट्रपिता एक सभा के दौरान बच्चों से मिलना होता है तो एक बच्चा उनसे सवाल कर बैठता है कि बापूजी आप कुर्ती क्यों नहीं पहनते हैं? ठीक है, अगर आप कहें तो मैं अपनी माँ से कुर्ती सिलवा देता हूँ। इस बात से उनको बड़ा हैरत हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम कितने कपड़े सिलवा सकते हो? तो बच्चे ने जवाब दिया कि आप जितने चाहें हम कहिए तो हम उतने सिलवा दें।
उसके बाद बोले कि बाबू मेरे तो कुल 40 करोड़ भाई बहन है, तुम इतने कपड़े कैसे सिलवा सकते हो। तो वो अपने पूरे भारत को एक भाई बहन का रिश्ता जानते थे और पूरे राष्ट्र को एक करने का प्रयास उनमें था। तो ये दो कहानियां इसमें सवार हैं, दी गई हैं। बापू मेज के आसपास क्या ढूंढ रहे होंगे, ढूंढ रहे थे? बापू मेज के आसपास पेंसिल ढूंढ रहे थे। काका साहब भी पेंसिल ढूंढने में क्यों लग गए? काका साहब भी पेंसिल ढूंढने में इसलिए लग गए कि बापू बच्चों की तरह जिद कर रहे थे। बापू की वेशभूषा देख बालक को दुख क्यों हुआ? बापू बच्चे को देख बापू को देख बच्चे को दुख इसलिए हुआ कि वह भारत के राष्ट्रपिता थे और उनको ये बस धोती कुर्ता पहने हुए एक बच्चे को देखकर दुख हुआ। बापू की 40 करोड़ भाई बहन थे, कैसे? बापू के 40 करोड़ भाई बहन ऐसे थे कि वह अपने भारत के सभी नागरिक को अपना भाई बहन समझते थे। बहुत बहुत। तो इस तरीके से शादाब और हमने मिलके 6 क्लास के राष्ट्रभाषा हिंदी यानी कि 6ठी क्लास में उर्दू पढ़ने वाले उर्दू भाषी बच्चियों के लिए 4थी के हिंदी यानी कि कोपल के संबंध में सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय आप जरूर दीजिए कमेंट करके। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।